हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। तो दोस्तों 11 सीईटी का आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि साइंस फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम हर एक चैप्टर के 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हम कवर अप करने वाले हैं और एक 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा आपका साइंस खत्म होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आपके लिए दोस्तों मैंने एक 11 सीईटी का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ताकि ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको मिल सके एंड आप दोस्तों घर पर प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 11 सीईटी का साइंस फर्स्ट। तो यहां पर मैं लिखता हूं साइंस फर्स्ट और हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भैया ग्रेविटेशन। पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर? ओके, तो ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आज हम 25 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम सबको पता है, ग्रेविटेशन। तो चलिए फिर, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। द एसआई यूनिट ऑफ द मास इज। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ द मास? यस, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ग्राम क्या होता है? ग्राम सीजीएस यूनिट होता है। देखिए ये ग्राम क्या होता है भैया? ग्राम होता है सीजीएस यूनिट। एंड एसआई यूनिट क्या होता है? मास, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। देन उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्या है भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड? बिकॉज ऑफ फोर्स द ऑब्जेक्ट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो कौन सा फोर्स है जिसके कारण जो ये है, ये जो अर्थ है ना, या फिर बिकॉज ऑफ द फोर्स द ऑब्जेक्ट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो ये अर्थ है दोस्तों, मान लेते हैं कि सपोज ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर अगर कौन सा भी ऑब्जेक्ट है या फिर कौन सा भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो तो वो क्या कर लेता है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। ये कौन से फोर्स के कारण होता है अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? मैकेनिकल फोर्स के कारण आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आएगा, फिजिकल फोर्स के कारण आएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आएगा। तो चैप्टर का नाम ही है ग्रेविटेशन, तो यहां पर आएगा इसका आंसर यस। ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए, इट्स अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इन एसआई यूनिट। तो यहां पर हमें कैपिटल जी का वैल्यू पूछा है। तो कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सबको पता है। और इसका वैल्यू क्या है भैया? इसका वैल्यू है 6.67। तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली इसके आगे लिखता हूं और ये कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू क्या आता है? G m1m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो कैपिटल जी का ये कांस्टेंट का वैल्यू है। तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या है? यस, 6.67 इंटू 10⁻11। तो ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए, यही हमारा सही जवाब है। ओके, देन उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सबको तो समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है इसका आंसर? पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अ डैश is necessary to change the speed as well as the direction of the motion of an object। तो हमें क्या चाहिए, हमें किसकी आवश्यकता है जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करें और उस ऑब्जेक्ट का हम मोशन भी चेंज करें, स्पीड भी चेंज करें। तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों यस। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आता है यस। अगर आपको आंसर आ रहा है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड में आपको इसका सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमें किसकी आवश्यकता है जिसके कारण हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं एंड डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है दैट इज द यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्स के कारण हम दोस्तों ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर उसका हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत ही इजी सा एंड प्यारा सा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यू आपके सीईटी के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो इसको आपको आईएमपी मार्क करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ हुज वेट 9 न्यूटन ऑन द मून। तो हमें वेट ऑन द अर्थ फाइंड आउट करना है, वेट ऑन द अर्थ फाइंड आउट करना है, और जिसका वेट ऑन द मून कितना है भैया? 9 न्यूटन है। ठीक है,
तो सबको पता है दोस्तों, मून पर जो ग्रेविटी होती है ना, ये 6 गुना कम होती है। तो यहाँ पर जो वेट रहेगा ये 6 गुना बढ़ेगा, तो क्या आएगा, ये 6 × 9 आएगा। तर बघा याचं मल्टिप्लिकेशन मराठीमध्ये करा। हाँ, 9 × 5 = 9 × 7 = 54, 9 × 6 = कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो यहाँ पर 54 मतलब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 का यस कौन सा आ रहा है, 54 न्यूटन। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाया जाए। देखो ये एक बात आपको दोस्तों ध्यान रखना है, द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कितना हो गया, 6 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ द मून। अगर भैया ग्रेविटी 6 टाइम होती है तो वेट भी क्या होता है, वेट ऑन द अर्थ इक्वल्स टू 6 टाइम्स द वेट ऑन द मून। तो अगर ग्रेविटी अगर भैया 6 गुना ज्यादा है तो वेट भी 6 गुना ज्यादा होता है। ये बात आपको लिख कर लेना है, कहां पर, तो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आईएमपी है, इसको आपको रिपीट सॉल्व करना है। ओके, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 6? देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को गड़बड़ नहीं करना है। कौन सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विल बिकम्स। तो यहां पर दोस्तों न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को हमें यूज करना है। F इक्वल्स टू फॉर्मूला सबको पता है, G m1 अपॉन क्या होता है, d² होता है। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। अगर d कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है एंड m2 कांस्टेंट है तो ओके। तो हमने यहां पर क्या किया दोस्तों, मास को डबल किया है। अगर हम मास को डबल करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण फोर्स भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये देखो दोस्तों, हमने पढ़ा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये रहा न्यूटन्स बाबा का ग्रेविटेशन लॉ। ओके, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d²। सबको समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया, डिस्टेंस को डबल किया। क्या, डिस्टेंस को हमने वैसा ही रखा है, डिस्टेंस से हमने कुछ छेड़छाड़ी नहीं की है, जस्ट हमने मास को डबल किया है। अगर हम दोस्तों मास को डबल करते हैं तो फोर्स भी क्या हो जाता है, यहां पर डबल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको ताला लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, द डैश फोर्स इज मच वीकर देन द अदर फोर्स इन द नेचर। तो सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम, मतलब उसका जो स्ट्रांगनेस है या फिर इतना स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स दोस्तों तुरंत खींच लेता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो सबसे वीकर फोर्स कौन सा आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। एंड सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा आता है, न्यूक्लियर फोर्स आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर हम स्ट्रॉन्गर की बात करें तो यहां पर मैं लिखता हूं स्ट्रॉन्गर की बात करें। अगर क्वेश्चन भैया कभी कभी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है तो स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा हो गया, न्यूक्लियर फोर्स, एंड द वीकर फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, तो फ्री फॉल के ऊपर ये क्वेश्चन है, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, चलो 10 सेकंड है आपके पास, और 10 सेकंड में दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्या आएगा इसका आंसर, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन। तो एयर आएगा, वैक्यूम आएगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आएगा, या फिर नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों एयर को कंसीडर करते हैं। सपोज मान लेते कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर से, ये अर्थ है नीचे, ये नीचे ऐसे अर्थ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर से ऐसे नीचे गिर रहा है, और इसके यहाँ पर क्या है, एयर है। तो एयर का यार फ्रिक्शन लगेगा कुछ ना कुछ, तो फ्री फॉल नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी का लॉस होगा। लेकिन भैया अगर वैक्यूम है, तो वैक्यूम अगर है तो यहाँ पर कंप्लीट फ्री फॉल होता है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन वही पूछा है, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन द, तो कहां पर आता है, वैक्यूम में आता है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, ये जो टिक किया वाला जो पीडीएफ है ना, ये इसे सॉल्व किया वाला जो पीडीएफ है ना, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है। आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पर दोस्तों हम पूरा का पूरा सीईटी का मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ डालने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपको जस्ट ज्वाइन करना है बस। ओके, चलिए, देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए फिर, 1 मिनट जस्ट। ओके,
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, तो थोड़ा ये हैंग हो रहा है, उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्या है भैया, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ सरफेस इज, तो हमें वेट पूछा है, ठीक है। तो ग्रेविटी का दोस्तों फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, ग्रेविटी इक्वल्स टू होता है जीएम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ग्रेविटी क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो वेट का फॉर्मूला सबको पता है, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, एम जी होता है। तो इसको फिर ग्रेविटी को एम से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी एम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया वेट। ये एम जी मतलब क्या हो गया भैया, वेट। वेट ऑन द अर्थ सरफेस क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए फिर ऑप्शन नंबर कौन सा है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यस, यहाँ पर भी सही वही जवाब दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी दोस्तों कुछ कुछ जो एमसीक्यू है ना उसके आंसर गलत दिए हैं बुक में, और कौन से एमसीक्यू के आंसर गलत दिए हैं मैं आपको बता देता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ तक सब राइट है। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये हो गया भैया हमारा 9। देन उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, ठीक है ना। ये 9 हुआ था ना हमारा, यस, क्वेश्चन नंबर 9। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज, तो कौन सा ऑर्बिट होता है, स्टार मतलब ये सन के अराउंड जो प्लैनेट घूमते हैं, ये कौन से ऑर्बिट में घूमते हैं सबको पता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यस, ऑप्शन नंबर डी यही सवाल है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी को आपको ताला लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर दिया है ये बुक में रॉन्ग दिया है। देखिए ओके, मैं आपको बताता हूं कौन से क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, कौन से का रॉन्ग दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इफ द बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, तो अर्थ का दोस्तों शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं दोस्तों अर्थ का शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ यस, ओबीएस सक्सेसफुली रन हो रहा है। ओके, तो अर्थ का शेप ये है, और ये है भैया इक्वेटर। ओके, ये क्या है, ये इक्वेटर है, और ये क्या है, ये पोल है। तो जब हम इक्वेटर से पोल में जाते हैं, देखो इफ द बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, मतलब यहाँ से हम जब यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, उसका जो मास होता है ये क्या होता है, मास इक्वल्स टू क्या होता है, देखो मास इक्वल्स टू क्या होता है, मास दोस्तों सेम रहता है। अगर हम वेट की बात करें, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है, मतलब वेट चेंज होता है, लेकिन मास क्या होता है, मास भैया यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, मास ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ये बात आपको पक्का ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन आपके बुक में दोस्तों इसका जो आंसर है ये रॉन्ग दिया है, वहां पर उन्होंने क्या दिया है, इंक्रीजेस दिया है, ऐसा कुछ दिया है, लेकिन मास दोस्तों कांस्टेंट है। तो रिमेन्स कांस्टेंट मतलब ऑप्शन नंबर सी को आपको यहां पर ताला लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं पानी पी लेता हूं। ओके, सबको समझ में आया है ना, इसका आंसर आपके बुक में रॉन्ग दिया है। ओके, चलिए देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए द वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड गोज ऑन। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम भैया अर्थ के अंदर जाते हैं, ऐसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है। आपके पास दोस्तों 10 सेकंड है, ठीक है, 10 सेकंड में मुझे आंसर देना है। चलिए, तो जैसे जैसे दोस्तों पर्सन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, तो ग्रेविटी के ऊपर असर क्या होता है। यहां पर दिया है नीचे, कभी कभी मतलब अगर क्वेश्चन उल्टा पूछा जाए तो ऊपर भी पूछा जा सकता है। इफ द बॉडी गोज अप एंड अप देन द ग्रेविटी विल बी। ओके, तो यहां पर दोस्तों आपको मैं बता दूं, यस सही जवाब आ रहा है इसका। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है, यस करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड जैसे जैसे बॉडी डेप्थ में जाती है तभी भी दोस्तों ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो रेडियस कम होने के कारण ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो द वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको ताला लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या आता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यस, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है, तो यहां पर क्या आएगा, क्यूब आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या आता है, सी आता है। यस, बुक में भी दोस्तों सही जवाब दिया है। ओके, आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारे केपलर बाबा का, यस, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, केपलर बाबा का
थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ओके, प्लैनेटरी मोशन है। सबको समझ में आ रहा है? यस। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्यूब आएगा। देखो, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन आएगा। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और 10 सेकंड में दोस्तों मुझे चैट बॉक्स में आंसर इसका चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। इज द सेम एवरीवेयर, तो क्या सेम होता है सब तरफ? हम किसी भी जगह पर जाएं तो सेम होता है। क्या सेम होता है? वेट होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? वेट चेंज होता है। देखिए, वेट इक्वल्स टू क्या होता है? mg होता है। अगर ग्रेविटी चेंज होती है, अगर हम मून पर जाते हैं, चांद पर जाते हैं, तो ग्रेविटी चेंज होती है। तो ग्रेविटी चेंज होने के कारण ये वेट चेंज होता है। तो क्या कांस्टेंट रहता है? यस, आपके पास 5 सेकंड है। यस, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। मास जो है दोस्तों कांस्टेंट रहता है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम था। देखो, इफ द बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल इट्स मास इज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हम कहां पर भी क्यों ना जाए तो मास क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट या फिर टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दिस बॉडीज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब न्यूटन बाबा का लॉ यार, F is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। देखो, इनवर्सली कहां पर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। यस, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। डायरेक्टली ये तो नहीं आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया? देखिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले से आप दोस्तों इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इनवर्सली पूछा है, ठीक है। तो the force of attraction between the any two object is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये क्या है? न्यूटन बाबा का ग्रेविटेशन लॉ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए। ओके, देन उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 16? चलो, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। ओके, इसके दो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, मतलब घबराने की कुछ आवश्यकता नहीं है। तो द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो हमें वेट ऑन द मून पूछा है विच इज इक्वल टू डैश पूछा है ऑफ द वेट ऑन द अर्थ विच इज इक्वल टू वेट ऑन द अर्थ। तो आपको दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि जो ग्रेविटी ऑन द मून होती है विच इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स द ग्रेविटी ऑन द अर्थ होती है। तो ग्रेविटी 6 टाइम्स कम होती है तो वेट भी क्या हो जाता है? 6 गुना कम हो जाता है। तो वेट भी क्या आता है? 1/6 आता है। क्योंकि ग्रेविटी 1/6 है तो फिर वेट भी 1/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर मैं बुक में चेक करता हूँ। यस, बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन वेट 16 न्यूटन ऑन द अर्थ। तो वेट ऑन द अर्थ कितना है? 16 न्यूटन है। हिज वेट ऑन द मून विल बी, तो वेट ऑन द मून हमें फाइंड आउट करना है। आपको दोस्तों पता है ग्रेविटी ऑन द अर्थ इक्वल्स टू या फिर ग्रेविटी ऑन द मून इक्वल्स टू क्या होती है? 1/6 द ग्रेविटी ऑन द अर्थ होती है। ओके, तो वेट भी वैसे ही होता है। वेट ऑन द मून इक्वल्स टू 1/6 द वेट ऑन द अर्थ होता है। तो वेट ऑन द अर्थ कितना है? यस, 60 है। तो ये आएगा 60/6 आएगा। तो इसका अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो 6 का 6 म्हणजे 6 1 जार 6, तो यहाँ पर आएगा 10। तो 10 मतलब 10। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वेट ऑन द मून क्या है? वेट ऑन द मून क्या है? 10 न्यूटन है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? यस, बहुत अच्छा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, घबराने का नहीं दोस्तों, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है। मैंने क्या बोला दोस्तों? ये वेट का आईएमपी है। देखो, वेट के ऊपर कितने क्वेश्चन आए रिपीट, और उम्मीद करते हैं कि 11 सीईटी में आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, और हो जाएगा 100%। तो इसको आपको ध्यान से करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पर दोस्तों वैल्यू ग्रेविटेशन की कम होती है, मैं आपको बता दूं, एंड पोल पर ज़्यादा होती है। पोल पर होती है दोस्तों 9.8 समथिंग होती है, और इक्वेटर पर होती है 9.7 समथिंग होती है। तो यहाँ पर ये है पोल और ये है इक्वेटर। तो यहाँ पर हमें इक्वेटर पर पूछा है, अगर पोल पर पूछा होता तो 9.8 समथिंग आता, ठीक है। इक्वेटर पर कितना है? 9.7 है। लेकिन आपके बुक में दोस्तों इसका रॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का
यस, रॉन्ग आंसर दिया है, वहां पर उन्होंने 9.8 दिया है, लेकिन 9.8 मैं आपको बता दूं पोल पर होती है, ज्यादा होती है ग्रेविटी, तो इक्वेटर पर कम होती है, तो 9.7 मतलब 9.73, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपके बुक में ये गलत जवाब दिया है इसका। यस, सर्वांना समजलं। चला क्वेश्चन नंबर 19 कडे वळूया। क्वेश्चन नंबर 19 बघा तुमच्या स्क्रीनवर आहे राजांनो, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 19? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज। अच्छा, तो हमें जी का वैल्यू कहां पर हाईएस्ट होता है, कहां पर लोएस्ट होता है, ये पूछा है। तो अभी अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था, ये देखिए ऊपर, तो सबको पता है पोल पर हाईएस्ट होता है और इक्वेटर पर कम होता है। तो हाईएस्ट एट द पोल्स, हाँ यार ये सही जवाब दिख रहा है। हाईएस्ट एट द इक्वेटर ये नहीं है, लोएस्ट एट द पोल ये भी नहीं है, सेम एज एवरीवेयर ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बघा सर्वांच्या लक्षात आलं ही डायग्राम किती महत्वाची आहे। या डायग्रामवरून पोलवर ग्रॅव्हिटी सर्वात जास्त असते, इक्वेटरवर कमी असते, लक्षामध्ये। ओके, त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 20 तुमच्या स्क्रीनवर आहे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर वैरीज एज। ओके, तो यहाँ पर ये दो पार्टिकल है या फिर दो ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो डिस्टेंस है ये आर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द यस क्या आएगा 1/r²। तो 1/r² मतलब ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाया जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 मैंने जो आईएमपी मार्क करने को बताया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मच विल अ पर्सन विथ 70 न्यूटन वेट ऑन द अर्थ वेट ऑन द मून इज। मतलब जिस पर्सन का वेट ऑन द अर्थ कितना है भैया 72 न्यूटन है, तो अगर हम उसको अगर मून पर ले जाते हैं तो मून पर उसका वेट कितना आएगा, तो वेट ऑन द मून इक्वल्स टू 1/6 द वेट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर आएगा 72/6। तो देखिए फिर 6 1 6 6 2 12, 6 1 6, 6 2 12, तो यहाँ पर आएगा यस कितना आता है, इसका आंसर 12 आता है। तो 12 देखिए फिर कहाँ पर आता है, यस ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए, इट्स अ करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपके बुक में यस सेम दिया है, सेम करेक्ट आंसर दिया है। ओके, चलिए अभी हमारे 4 क्वेश्चंस बचे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर मोस्ट IMP 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। ओके, और दोस्तों हर दिन हमारा लेक्चर आने वाला है, मैथ के भी ऑलरेडी चालू है, अमोल काले सर ले रहे हैं मैथ के, तो मैं ले रहा हूँ, मेरा नाम मैं बताना भूल गया है, माय नेम इज एसपी सर। ओके, 11th एंड 12th का फिजिक्स आपको मैं पढ़ाता हूँ इसी चैनल के ऊपर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द फोर्स इज अ, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है भैया? चलो आपके पास दोस्तों 10 सेकंड है और 10 सेकंड में मुझे बताना है फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, केमिकल है, वेक्टर या फिर नन ऑफ द अबव है। ओके, केमिकल तो नहीं आएगा यार, केमिकल कैसे है, तो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर आएगा क्या, वेक्टर आएगा? चलिए यस गणेश बिल्कुल सही आंसर है, तो फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी आएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, द फोर्स इज नेसेसरी फॉर, किसके लिए नेसेसरी होता है? टू चेंज द स्पीड, हाँ सर ये हमने बताया था। टू चेंज द डायरेक्शन, सही बात है सर। टू मूव द ऑब्जेक्ट, यस एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पर मूव करने के लिए हम फोर्स का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाया जाए। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अभी 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो 24 का आंसर दोस्तों आपको मैं दे रहा हूं 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर फाइंड आउट करना है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं या फिर मास बोलते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी तो नहीं आएगा यार, देन प्रेशर भी नहीं आएगा, वॉल्यूम भी नहीं आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? यस बिल्कुल सही जवाब, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो अगर इस ग्लास को अगर दोस्तों मैं मून पर ले जाऊं तो मास, अमाउंट ऑफ मैटर, ये ग्लास में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है ये तो कांस्टेंट रहते हैं, हम कहां पर भी जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। चलिए फिर हम पानी पी लेते हैं, आप भी पी सकते हैं, डरने की कुछ बात नहीं है। ओके, घबराने का नहीं। हाँ, अभी हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, देखिए आपके स्क्रीन पर है। द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इज, मैंने अभी अभी बताया था वैल्यू ऑफ जी इक्वेटर पर कम होती है, पोल पर ज्यादा होती है। यस, तो इक्वेटर पर वैल्यू देखिए 9.8 आ सकता है क्या? नहीं, मैंने अभी ये डायग्राम आपको ड्रॉ किया था। तो पोल पर वैल्यू कितना होता है? 9.8 समथिंग होता है और इक्वेटर पर 9.7 समथिंग होता है। तो यहाँ पर हमें इक्वेटर पर पूछा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 9.78 आता है, ठीक है। तो 9.78 आ गया ये, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ओके चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमने मोस्ट IMP 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है। तो इसका जो PDF है हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है। आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ये पूरा का पूरा PDF आप दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर ये जो PDF कहाँ हेल्प है दोस्तों, जस्ट मतलब आपको एग्जाम को, अगर कल एग्जाम है तो आपको रीड करना है, तो ये क्वेश्चंस आप रीड करके जा सकते हैं और इसमें से ही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, ओके चलिए। और दोस्तों रेगुलरली वीडियो आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। और 11 CET का हम तो पूरा का पूरा कंप्लीट पोर्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। देन 11 साइंस का भी पूरा का पूरा कंप्लीट पोर्शन हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।